मेरा नाम एयर कमोडोर, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमोडोर खालिद चीमा। मैं एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर हजरात ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के फाइटर पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर होके हमें भी वही है कि एक कौम को उभारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फ़ौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म्ड फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क को वापस उस की तरफ लेके जाना है जो कि आज से कोई साल पहले चल रहे थे। तो उस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है। और अब जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जो 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों पे तो नहीं कुछ कर सकते। सो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं, कि भाई हमें इस मुल्क के खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस मुल्क को वापस सही रास्ते पे चलाना पड़ेगा। जो कुछ पिछले साल में एक हुआ है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर खालिद चीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ। 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ। इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है, मेरी सिर्फ एक ही पूरे पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि हम सबको मिलकर एक कानून की हकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए। और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के सारी दुनिया में जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मिंदगी के बायस हैं। तो हमें सबको कोशिश करके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़ा होना चाहिए और कानून की हकमियत होनी चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी फ़ौज की, नेवी की सर्विस की, और रिटायरमेंट के बाद भी जब तक हम ज़िंदा हैं हम इस मुल्क के लिए जान जो भी कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि जनरल अली कुली साहब ने बताया कि मैं 23 मार्च 1940 में उस पंडाल में मौजूद था जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड जो थी उसका रेजोल्यूशन पेश किया उस मीटिंग में। उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान बना, हमने पाकिस्तान फ़ौज ज्वाइन की। उसी जज्बे के साथ हमने 65 की लड़ाई लड़ी। उसी जज्बे के साथ हमने सारी उम्र अपनी नौकरी पाकिस्तान फ़ौज में की। हमारा जो मेमोरेंडम है वो हमें क्लियरली कहता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं रखेंगे, मगर हमारी मजबूरी हो गई है कि हम उस मेमोरेंडम को डिसरिगार्ड करके हम ओपनली पाकिस्तान तहरीक इस्तिक़लाल की सपोर्ट के लिए खड़े हों। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने, बल्कि जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मतलब तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएं। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख़्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस ख़त का जवाब नहीं दिया। अब थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल
आसम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की तो आसम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फ़ौज को नहीं जानते, ये नई फ़ौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फ़ौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फ़ौज काम करती रही। आजकल की जो फ़ौज है हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक नहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। और जिस किस्म के हालात हैं मुझे आज वाकई वो वक्त याद आ रहे हैं जब 1947 का वक्त, जब हम हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों मुहाजिरीन के तौर पर अपनी हज़ारों साल पुरानी शनाख्त और अपनी पुरानी जायदादें, घर बार सब कुछ छोड़कर हम कायदे आज़म के पाकिस्तान आए थे। और मैं 75 सालों में मैंने इस पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, लेकिन मैं उस दिन से पहले दिन से ही उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक खुद मुख्तार खुददार शख्सियत क्या कहते हैं कौमियत का शऊर जिसमें पैदा किया था और जिसके तसव्वुर के साथ कायदे आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक खुददार खुद मुख्तार और जमहूरी ममलिकत का ख्वाब जो था वो हकीकत में बदला था। क्योंकि 1946 में जिस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही थी, आज मैं आप यंगर जनरेशन है उनको याद कराना चाहता हूँ, अक्सर को नहीं मालूम कि 1946 में एक अबूरी हुकूमत बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उसमें पंडित नेहरू जो थे वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त और उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा सितंबर 1946 में एक बात कही थी और कहा था कि अब जो बातें हो रही हैं नई ममलकत के बनाने की, मैं आज ये लिख कर देता हूँ, उसने कहा कि कोई आज़ाद ममलकत नहीं होगी, ये सिर्फ एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज़ होंगी जो कोई आएंगी वजूद में इंडियन ओशन के वक्त। क्योंकि उसने कहा क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ 4 बड़ी ताकतें होंगी, ग्रेट पावर्स उसने कहा था। पहली अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरी चीन, जो कि चीन अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू को इतनी समझ थी कि चीन एक बड़ी ताकत बनेगा। और चौथा उसने कहा था हिंदुस्तान, क्योंकि इंग्लैंड का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको एहसास था कि हिंदुस्तान के बगैर इंग्लैंड कभी बड़ी रियासत नहीं रहेगा। और आपने देख लिया कि आज इंग्लैंड का वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का ही हिंदुस्तानी जाकर वज़ीर आज़म बन गया है। यानी इंग्लैंड अब ग्रेट पावर्स में शामिल नहीं है, हिंदुस्तान तेज़ी से ग्रेट पावर के तौर पर उस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और हम क्या हैं, हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसकी सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा ज़रूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फ़ौज को 75 मिलियन अवाम के ख़िलाफ़ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके ख़िलाफ़ फ़ौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है, आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, ज़िंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान है। इन्होंने अपने ख़जाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं, इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर
ایک کلچرلی اٹانومس اینٹی کے طور پر بن گیا ہے. ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دیا انہوں نے, اور کرنے والا وہ فوجی جرنیل تھا جو اب چلا گیا ہے. جس فوج کا یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے, وہ اس کا سپہ سالار تھا. تو وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کو کے نام کو استعمال کر کے یہ غلطی کی ہے, اب وقت آ گیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے کہ کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملک کی قسمت کے فیصلے کرے. کوئی یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس چور کو پاکستان کا رولر ہونا چاہیے, اس باہر کی طاقت کو پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہیے. اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے, اور وہ ہے انتخابات, فری اور فیئر الیکشنز.